प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को हम निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं। एक, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती है। दूसरी, उसकी लेजिस्लेचर पावर्स होती हैं, विधायी शक्तियां होती है। तीसरी, उसके फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती है। जुडिशियल पावर्स होती है, न्यायिक शक्तियां होती है। और फिर आपातकालीन शक्तियां या इमरजेंसी पावर्स होती है। कार्यपालिका शक्तियां क्या है भारत के राष्ट्रपति की। जैसा कि हमने पहले भी ये बात की थी कि आर्टिकल 53 के तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है भारत में, वह राष्ट्रपति में निहित होती है। वह हालांकि राज्य का मुखिया होता है, अनौपचारिक औपचारिक मुखिया होता है, लेकिन फिर भी संघ के सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। सारे कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बनते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री कौन होगा? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता हो। वह राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की तरह ही राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महालेखा परीक्षक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों में जो भारत के राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो कॉमनवेल्थ नेशंस में भारत के उच्चायुक्त होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जो संघ शासित प्रदेश है हमारे, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश हम कहते हैं, उनमें जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी तरह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। हालांकि उसकी अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन उनकी नियुक्ति पर सिग्नेचर जो है वो राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति हमारी सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों जो सेनाएं हमारी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनका प्रधान सेनापति है। और वह इन तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। आ, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह किसी भी मंत्री को या महान्यायवादी को या राज्य के राज्यपालों को या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को, उनके चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटा सकता है। हालांकि इनका अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन अंत में इसके हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत देश जितने भी कूटनीतिक कार्य और जो भारत जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौता करता है, उन सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है। अब हम आते हैं कि उसकी विधायी शक्तियां क्या है या लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का अभिन्न अंग है। आप हमेशा ध्यान रखें, भारत की जो संसद है वह तीन अंगों से मिलकर के बनती है। संसद का एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, लेकिन इनसे भी ऊपर है राष्ट्रपति। तो तीन संसद की जब हम पूछा जाए कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो संसद में तीन लोग सम्मिलित है। संसद के तीन अंग है, आ, राष्ट्रपति, हमारी लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। और चूंकि वह संसद का एक तरह का मुखिया है, इसलिए इस आधार पर उसे कई विधायी शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति हर साल जो संसद का सत्र, पहला सत्र होता है, उस पहले सत्र में एक तो हर साल जो पहला सत्र होता है, शुरुआती सत्र होता है, उसमें वह अभिभाषण देता है या संबोधित करता है। और इसी तरह प्रत्येक चुनाव के बाद जो लोकसभा का गठन होता है, तो उसके प्रथम सत्र को, हर चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र को वह संबोधित करता है या अभिभाषण
देता है। इस अभिभाषण को हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उसका अभिभाषण जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है या स्थगित कर सकता है, या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है। संसदों का जो सदन का अधिवेशन है, हर अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति किसी अधिवेशन को बीच में स्थगित कर सकता है, यानी आगामी बैठक तक के लिए उसको टाल सकता है, उसकी कार्यवाही को स्थगित कर रख सकता है, और वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग करने का मतलब ये है कि वह अब नए चुनाव होंगे और नए तरीके से लोकसभा का गठन होगा। उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। जैसा मैंने कहा, हर कानून, कोई भी बिल जो सदन में रखा जाता है, वह कानून का रूप तभी ग्रहण करता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल को पारित करने में सहमति नहीं बनती है, दोनों के बीच में एक झगड़ा या एक डेडलॉक की स्थिति कायम हो जाती है। तो वह मुद्दे का हल निकालने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट जो है बैठक बुला सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जिसे वही कानून की शक्ति प्राप्त होती है। वह जो अध्यादेश जारी करता है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं, ये तब राष्ट्रपति जारी करता है। आर्टिकल 123 में ये पावर है राष्ट्रपति के पास कि वह जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सके, जो कानून की बराबर शक्तियां रखता है। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की यह है कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा बजट। हर साल सरकार बजट प्रस्तुत करती है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में। इस बजट को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। फिर राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। वह किसी भी अपराध में दंडित किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम करने की शक्ति, न्यून करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वह किसी अदालत या सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा को स्थगित कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, माफ कर सकता है या कम कर सकता है। फिर इमरजेंसी पावर्स, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360, जिसमें राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर्स दी गई है, आपातकालीन शक्तियां दी गई है। इसमें पहली पावर जो है वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है भारत की सुरक्षा या उसके किसी भाग की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगर वो ये सोचता है कि किसी भाग पर कोई आक्रमण या किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है युद्ध से, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से, तो वह 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा तभी करता है जब उसे मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित में भेजा जाता है, यानी प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट लिखित में इस बाबत राष्ट्रपति को लिखती है। ये सी जो प्रत्येक घोषणा है वह संसद के सदनों के समक्ष उसे रखा जाता है। यदि उसको 1 माह के भीतर भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वो स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। आपातकाल की जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही संघीय सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सरकारों को और उनकी मंत्रिमंडल को, कार्यपालिका को उनकी शक्तियों के संबंध में निर्देश दे सकती है। राज्य विधानसभाओं की जो विधायी शक्तियां हैं उसको केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। अ, राष्ट्रपति इस अवस्था में 352 के अंतर्गत जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके अंतर्गत वह मौलिक अधिकारों को स्थगित भी कर सकता है। पहले प्रकार की ये जो आपातकाल है इमरजेंसी 352 में हमारे यहाँ भारत में 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ उस समय ये आपातकाल लगाया गया। सेकेंड टाइम 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये इमरजेंसी लगी, और तीसरी बार 1971 में जब
बांग्लादेश बनाया गया पाकिस्तान को अलग करके 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ, तब ये घोषणा हुई। ये तो सब बाह्य आक्रमण के कारण से हुई थी, लेकिन इसमें जो एक शब्द आता है कि अ जैसे हम कहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह से खतरा, आंतरिक खतरे की जब हम बात करते हैं, तो 1975 में इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थी, तब राष्ट्र उनके समय में आंतरिक सुरक्षा के खतरे के आधार पर जो है भारत में पहली बार आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई थी। तो इस तरीके से कुल 4 बार 352 के अंतर्गत भारत में आपातकाल लगाया है। 3 बार बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, और एक बार आंतरिक कारणों से। दूसरी जो इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति के पास, वह है अनुच्छेद 356 में, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वह आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में ये उपबंध है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य का राज्यपाल ये रिपोर्ट दे कि उक्त राज्य में प्रशासन जो है वह संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति राज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ऐसी घोषणा को हालांकि जब संसद चलने लगे तो 2 मास के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो ये घोषणा 2 माह की अवधि के बाद निष्प्रभावी हो जाती है। संसद का एक बार अगर अनुमोदन मिल जाता है तो फिर ये 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकती है, और किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक ये जारी नहीं रह सकती। इस काल के दौरान राज्य की विधानसभा, जब 356 लगाया जाता है तो राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या उसे स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। संसद उस राज्य विशेष की विधायी शक्तियों को ग्रहण कर लेती है, और इस शक्ति का प्रयोग जो है वो भारत में अनेकों बार किया गया है। ये बड़ा विवादास्पद पावर जो है वो सेंटर के पास में है, जिसमें राज्यपाल के माध्यम से जब विपक्षी दल की सरकार राज्य में होती है तो केंद्र सरकार उनको गिराने का प्रयास करती है 356 में। सबसे पहले एक बड़े पैमाने पर इसका उपयोग 1967 में हुआ, जब 9 राज्यों की सरकार को 356 के तहत गिरा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके 10 साल बाद 1977 में पुनः 9 राज्यों की सरकारों को इसी आधार पर गिराया गया। फिर 1992 में भी इसका दुरुपयोग देखा गया। तो ये 356 का जो प्रयोग है वो कई बार भारत में किया गया है। फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये तब वो घोषणा होती है जब भारत अथवा इसकी किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा हो। अन्य 2 आपातकालीन स्थितियों की तरह इस घोषणा को भी 2 मास के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर यह तब तक जारी रह सकती है जब तक कि इसको वापस नहीं लिया जाता है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है तो राष्ट्रपति और सभी सरकारी कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कम कर दिए जाते हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई वित्तीय संकट नहीं आया है, और इसलिए अभी तक कभी भी ऐसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आए होंगी।